हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम VEGC 134 के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा प्रेजेंटेशन लास्ट 10 साल के इग्नू पेपर पर बेस्ड है। अगर आपका एग्जाम कल है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर बन सकती है, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट करके इफेक्टिव वे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका पेपर कल अच्छा हो सके। और इसमें मैं सारे वो टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो पेपर में मोस्टली आते ही आते हैं। तो अगर आप लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो या एक बार पढ़ रहे हो सब कुछ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइड पे बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द नॉवल। आपका पेपर ही पूरा नॉवल पे बेस्ड है, तो हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें से कॉमन काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 10-20 मार्क्स के। तो हो सकता है इस पे वो क्वेश्चन पूछ ले। अब अगर मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, नॉवल का राइज 18 सेंचुरी में हुआ, जब मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी और रीडिंग कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा था। दैट्स वाई नॉवल बिकेम द वॉइस ऑफ एवरीडे पीपल, ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी स्ट्रगल, रियल इमोशंस। ठीक है, 18th सेंचुरी में उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, जब मिडिल क्लास भी ग्रो हो रही थी। बिकॉज मिडिल क्लास ही थी जो ज्यादातर रीडिंग कल्चर की तरफ काफी ज्यादा एक्साइटेड थी या उसको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थी। तो इसलिए नॉवल जो है वो लोगों की वॉइस बन गया था, ऑर्डिनरी लाइफ की, ऑर्डिनरी स्ट्रगल्स की, इमोशंस की। पहले की जो स्टोरीज, जो पहले से पहले की टाइम की स्टोरीज थी, वो काफी अनरियलिस्टिक और रोमांटिसाइज्ड होती थी। बट नॉवल ब्रॉट अ बिग शिफ्ट टुवर्ड्स रियलिज्म। ठीक है, जहां राइटर्स ने लाइफ को बिल्कुल वैसे दिखाया जैसे वो होती है। 19th सेंचुरी में नॉवेल्स और मेच्योर हो गए, सोशल इश्यूज पे बात होने लगी, साइकोलॉजी पर डीपर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए। और 20th सेंचुरी यानी कि अब के टाइम में मॉडर्न नॉवल ने ट्रेडिशनल रूल्स तोड़ दिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल राइटिंग आ गई है, फ्रेगमेंटेड नरेशन आ गया है, ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस किया गया है। तो ये सारे जो है ये आपका एक नॉवल का जो है ओरिजिन बताते हैं कि कैसे नॉवल स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल रोमांटिसाइज्ड वे से, जहाँ पे कुछ भी ऐसा था नहीं पढ़ने लायक। मतलब काफी ज्यादा ऐसी चीजें थी जो काफी अनरियलिस्टिक होती थी। लेकिन अब करते करते नॉवेल्स बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल राइटिंग पे आ गई हैं। वो लोग बहुत नए नए इश्यूज की बात करते हैं जो हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द नॉवल। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो आपको 18 सेंचुरी का डिस्कस करना है पहले, कि क्या था, कैसे मिडिल क्लास से ग्रो हुआ। फिर 19 सेंचुरी में और मेचुरेशन हुआ, सोशल इश्यूज पे बात होने लगी। और 20th सेंचुरी में और ट्रांसफॉर्म होके एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स आ गए, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स। ये हो गया आपका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द नॉवल के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं फॉर्म एंड कंटेंट। देखो, फॉर्म एंड कंटेंट नॉवल के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो क्या होता है, ये होता है फाउंडेशन ऑफ नॉवल। कि जब तुम एक नॉवल पढ़ने की स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म होता क्या है। फॉर्म बेसिकली बताता है कि नॉवल कैसे लिखा गया है, स्ट्रक्चर क्या है नॉवल का, नरेशन का स्टाइल क्या है, चैप्टर कैसे अरेंज करे गए हैं। ये होता है फॉर्म। कि मतलब जो भी ऑथर है उसने कैसे नरेशन करी है, फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में, कितने चैप्टर्स हैं एक नॉवल में, ये सब उसका फॉर्म डिस्कस करता है। ठीक है, अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट बताता है कि नॉवल क्या कह रहा है, यानी कि उसका थीम क्या है, मैसेज क्या है, किस इशू को राइटर ने हाईलाइट करा है। ये हो गया उसका सब कुछ कंटेंट, कि एक सेंट्रल आइडिया उस नॉवल के पीछे क्या है। और ये दोनों जो फॉर्म और कंटेंट है, ये दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं। जो फॉर्म राइटर चूज करता है वो कंटेंट को ज्यादा पावरफुल बनाता है, और कंटेंट ही डिसाइड करता है कि हम फॉर्म कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे जो है, फॉर्म और कंटेंट इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉर्म कंटेंट क्या होता है या फॉर्म कंटेंट का रिलेशनशिप क्या है, तो आपको ये लिखना जरूरी है कि फॉर्म एंड कंटेंट टुगेदर गिव मीनिंग टू द नॉवल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो प्लीज इसको याद रखना कि फॉर्म एंड कंटेंट टुगेदर गिव मीनिंग टू द नॉवल। ये लाइन एग्जामिनर को बहुत पसंद आएगी, तो इसलिए अगर आप चाहो जब भी क्वेश्चन हो तो या तो स्टार्टिंग में या एंड में ये लाइन जरूर लिख कर आना। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? सबको हमें पता ही है कि प्लॉट एक तरह नैरेटिव होता है कि क्या स्टोरी किस चीज पे बेस्ड होगी, कैसे स्टार्ट होगी, कैसे खत्म होगी, ये सब होता है प्लॉट। बट अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ना, प्लॉट सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड करता है कि रीडर स्टोरी को कैसे एक्सपीरियंस करेगा। जब आप एक नॉवेल पढ़ते हो तो आपका अगर फर्स्ट चैप्टर में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो आप आगे नॉवेल को नहीं पढ़ोगे। इसलिए एक ऑथर प्लॉट को बहुत सोच समझ के लिखता है, ताकि आपका इंटरेस्ट पहले ही स्टार्टिंग की 4 लाइनें या एक पैराग्राफ से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अगर अच्छा प्लॉट होगा, सस्पेंस होगा, उसमें क्यूरियोसिटी होगी, इमोशनल इम्पैक्ट होगा, तो ही तो एक रीडर को नॉवल पढ़ने का मजा आएगा। तो ये होता है प्लॉट, कि कैसा नैरेटिव होगा, कैसा सीक्वेंस होगा चीजों का, और क्या उसमें सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, इमोशनल इम्पैक्ट कैसा होगा उसका। अब हम देख लेते हैं कुछ थीमेटिक पर्पसेस, यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले आ जाता है लीनियर प्लॉट। जब स्टोरी बिल्कुल टाइम ऑर्डर फॉलो करती है तो वो होता है लीनियर प्लॉट, यानी कि बिगिनिंग टू एंड सब कुछ एक पर्टिकुलर डे से स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर डे पे खत्म हो रहा है, तो ये हो गया लीनियर प्लॉट। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और इवेंट्स जो है वो स्मूथली फ्लो करते हैं। दूसरा आ जाता है सब प्लॉट। इसमें क्या होता है, एक तो प्लॉट मेन होता है, एक उसका सब प्लॉट होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा छोटी स्टोरीज होती है जो मेन प्लॉट को सपोर्ट करती हैं और कैरेक्टर्स और थीम्स को डीपेन करती हैं। यानी कि एक जैसे स्टोरी अभी एक इंसान की चल रही है, प्रेजेंट लाइफ, लेकिन वो पास्ट की चीजें भी सोच रहे हैं, तो पास्ट की चीजें जब दिखाने लग जाएगा ना एक मूवी में या एक नॉवल में बताने लग जाएगा, तो वो सब प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलर प्लॉट की। बहुत कॉमन है ये। स्टोरी जहां शुरू होती है वहीं एंड होती है, जिससे एक सिंबॉलिक मीनिंग या लाइफ साइकिल वाला इफेक्ट मिलता है। यानी कि अगर हम सोचें तो एक ना मूवी थी, तुम सबने देखी होगी शायद, डरना जरूरी है, ऐसे करके उसमें वो स्टोरीज बताती है दादी। तो क्या होता है, वो जहां से मूवी स्टार्ट हुई ना, जहां पे वो बच्चे उस घर में गए, एक एक स्टोरी बताई, वो एंड वाला जो सीन होता है वो वहीं आगे खत्म होता है, सारे बच्चे मर जाते हैं और वो वही दादी वाला दिखा रहे होते हैं। तो जो स्टोरी जहां से एक जगह से स्टार्ट हुई वहीं पे आके खत्म हुई, तो वो हो गया सर्कुलर प्लॉट। ठीक है, अब एक आ जाता है फ्लैशबैक टेक्निक। जब हम पास्ट इवेंट्स को बीच में लाकर प्रेजेंट को बेटर समझाया जाता है तो एक साइकोलॉजिकल डेप्थ बनती है। यानी कि अगर किसी इंसान की याददाश्त चली गई और वो हॉस्पिटल में और वो पास्ट की चीजें सोचे जा रहा है, तो वो हो गई फ्लैशबैक टेक्निक, जब आप पास्ट की चीजों को सोच सोच के बता के एक स्टोरी जो है वो बना रहे होते हो। ठीक है, अगर मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दूं ना प्लॉट का, तो हर प्लॉट का हार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। यानी कि मोस्टली जितने भी नॉवेल्स वगैरह होती हैं, ड्रामाज होते हैं, इन सब में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन होता है। यानी कि कोई ऐसी टेंशन क्रिएट करी जाती है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो यही होता है एक नॉवेल का मेन प्लॉट, अगर हम देखें। बाकी ये 4 जो है ये आपको प्लॉट पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती। कैरेक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिससे राइटर फिक्शनल कैरेक्टर्स को बिल्कुल रियल फील करवाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मूवीज होती हैं, नॉवेल्स होती है, जिसमें हम कैरेक्टर से ना अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं, और जब लोग ऐसा करते हैं तब वो नॉवेल काफी पॉपुलर हो जाती है, बिकॉज लोग अपने इमोशंस को उस कैरेक्टर के थ्रू फील कर पा रहे हैं। तो वो होता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें काफी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं राउंड वर्सेस फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है और वो रियल ह्यूमंस की तरह लेयर्ड होते हैं। यानी कि जो वो दिखा रहे हैं सरफेस पे, अंदर से शायद वो नहीं होंगे। ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर सिंपल होते हैं, फिक्स ट्रेट्स होते हैं और ये स्टोरी को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, ये कोई आड़ा टेढ़ी सोच नहीं है इसकी, बिल्कुल सीधा सोचते हैं जो सोचते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक कैरेक्टर्स। स्टैटिक कैरेक्टर स्टोरी के एंड तक सेम रहते हैं, उनकी थिंकिंग या बिहेवियर चेंज नहीं होता। बल्कि जो डायनेमिक कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी के एक्सपीरियंस से ग्रो करते हैं, सीखते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये बहुत एग्जाम फ्रेंडली पॉइंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। स्टैटिक और डायनेमिक ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस पे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आते हुए। ठीक है, स्टैटिक जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती, एक कांस्टेंट लाइन पे चल रहे हैं। डायनेमिक जो होते हैं वो ग्रोथ के साथ चेंज होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें। प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट तो तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। प्रोटैगनिस्ट वो कैरेक्टर होता है जिसको स्टोरी फॉलो करती है, और एंटैगनिस्ट वो जो उसका अपोज करता है। यानी कि एक हो गया हीरो और एक हो गया विलेन।
ठीक है, चाहे वो एक पर्सन भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, खुद के इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो हीरो एंड विलन, ठीक है। बाकी अगर हम देखें कैरेक्टर डेवलपमेंट मेथड्स, तो राइटर कैरेक्टर्स को रिवील करते हैं उनकी स्पीच, एक्शन, थॉट्स, दूसरे कैरेक्टर्स के रिएक्शन से। ये मेथड्स जो हैं तो शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे मेथड्स हैं। हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी नॉवल में एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन क्रिएट करा जाता है किसी कैरेक्टर को लाने के लिए, कि वो बंदा मर गया, फिर उसकी याददाश्त चली गई, फिर उसकी याददाश्त वापस आ गई। तो ये सारे मेथड्स यूज होते हैं एक कैरेक्टर को लाइफ, मतलब एक कैरेक्टर का दिखाने के लिए, उसे पोर्ट्रे करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम एंड प्लेस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम एंड प्लेस कैसे यूज होता है। टाइम एंड प्लेस को हम सेटिंग भी कहते हैं। देखो, अगर मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ तो उसमें जो सेटिंग होगी ना, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, ये स्टोरी को एक शेप देता है। टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि कैरेक्टर्स के पास कौन से अपॉर्चुनिटीज या लिमिटेशंस होंगे। अब अगर एक कैरेक्टर बहुत ही पुराने जमाने में बेस्ड है और मैं उसके पास फोन दिखा दूं कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा ना, तुम रिलेट नहीं कर पाओगे इस चीज से। तो जहां पे भी कैरेक्टर बेस्ड होता है, जिस भी सेटिंग में, वो काफी मैटर करती है, क्योंकि उसके हिसाब से ही उसके पास प्रोज एंड कॉन्स होंगे। सोशल सेटिंग उनके क्लास, डेली स्ट्रगल्स और सोसाइटी के रूल्स को डिफाइन करती है, जो उनके डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कल्चरल कंटेक्स्ट कैरेक्टर्स के बिलीफ, वैल्यू और कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कॉलोनियल इंडिया की नॉवल है कोई, ठीक है, बहुत पुराने टाइम की, जब हम कॉलोनीज वगैरह थे ब्रिटिश के टाइम पे, या विक्टोरियन इंग्लैंड की नॉवल है, तो दोनों का एनवायरनमेंट कैरेक्टर्स को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पुश करता है। एक हम थे कॉलोनियलिज्म वाले, जिनकी कॉलोनीज बनी हुई थी, जिन पे ब्रिटिश रूल कर रहा था, और एक थी इंग्लैंड की कॉलोनीज जहां ब्रिटिश का राज था, मतलब ब्रिटिश वहां पे राज नहीं चल रहा था, वो सारे इक्वल क्लासेस थी। तो हमारे दोनों के कैरेक्टर में, हमारे दोनों की सेटिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, तो हमारी लाइफ की वैल्यूज, हमारी लाइफ की एस्पिरेशन वगैरह सब अलग होंगी। तो कभी कभी क्या होता है, सेटिंग जो एक सिंबल बन जाता है, जैसे आइसोलेटेड मूड्स जो है वो लोनलीनेस शो करेंगे, या फिर एक बहुत ही हैप्पी कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, तो उसमें बड़ा खुश खुश कैरेक्टर्स दिखाएंगे। तो जो सेटिंग होती है वो काफी मैटर करती है एक प्लॉट के हिसाब से। यहाँ पे तभी लिखा है कि सेटिंग एज अ थीम बिल्डर भी यूज करी जाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दे रखा है, थिंक ऑफ द मूड्स इन वदरिंग हाइट्स और द सिटी इन अर्बन नॉवेल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम इसको मेंशन करके आंसर लिख सकते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पक्का आएगा, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नैरेटिव मोड्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू की। काफी इजी है ये। देखो, नैरेशन डिसाइड करती है कि स्टोरी किस एंगल से बताई जा रही है, ठीक है, एंड दिस कंप्लीटली चेंजेस द मीनिंग। अगर आप फर्स्ट पर्सन में बता रहे हो, थर्ड पर्सन में बता रहे हो, फ्लैशबैक में बता रहे हो, नैरेटर की तरह बता रहे हो, नैरेटर की तरह बता रहे हो, जैसे कि जब हमने ए दिल है मुश्किल मूवी है, तो उसमें एंड में रणबीर कपूर बता रहा होता है कि प्यार क्या होता है, ये वो कैंसर की तरह होता है, तो वो नैरेशन बता रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही जब वो मूवी चल रही होती है तो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा होता है। तो ये सब होते हैं नैरेशन की टेक्निक्स। अब हम नैरेशन की टेक्निक्स देख लेते हैं, बिकॉज पेपर में यही पूछी जाएंगी। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन नैरेशन। फर्स्ट पर्सन नैरेशन स्टोरी को पर्सनल बना देता है, क्योंकि हम इवेंट्स को नैरेटर के इमोशंस और बायसेस के थ्रू देखते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है, नैरेटर जो नहीं जानता वो हम भी नहीं जानते। अगर एक सीन चल रहा है, वहां पे नैरेटर को ही नहीं पता कि विलन उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, तो वो हमें भी नहीं पता ना, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी। जब वो नैरेटर को पता लगेगा, जब फर्स्ट पर्सन को पता लगेगा, तो ही तो हमें पता लगेंगी चीजें, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पर्सन नैरेशन। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें राइटर किसी एक कैरेक्टर को फॉलो कर सकता है या सबके थॉट्स रिवील कर सकता है एक ही साथ। तो ये सबसे बेटर कहते हैं, इसको सबसे बेस्ट कहा जाता है थर्ड पर्सन नैरेशन को। फिर आता है ओमनीसिजेंट नैरेटर। इसमें क्या होता है, एक ऑल नोइंग गाइड की तरह होता है, पास्ट प्रेजेंट कैरेक्टर के थॉट सब कुछ पता होता है इसे, ठीक है। ये 19वीं सेंचुरी की नॉवल में बहुत कॉमन होता है कि उसे पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, उसे ये भी पता है आगे क्या होने वाला है। तो ये होता है ओमनीसिजेंट नैरेटर। फिर आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टेक्निक कैरेक्टर्स के माइंड का डायरेक्ट अनफिल्टर्ड फ्लो दिखाती है। थॉट्स, मेमोरीज, इमोशन सब कुछ मिक्स होता है इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें ना इंसान सोच समझ के चीजें नहीं कर रहा होता, जो उसके दिमाग में आ रहा है, जो वो एक्शन कर रहा है, वो बिना सोचे समझे हो रहा है, सब कुछ एक फ्लो की तरह चल रहा है। फिर आता है एक नैरेटर रिलायबिलिटी। नैरेटर रिलायबिलिटी क्या होता है, अगर किसी स्टोरी का या किसी नॉवल का या किसी मूवी का एक अनरिलायबल नैरेटर स्टोरी को कंफ्यूजिंग कर देता है। अगर तुम नैरेटर की बात पे विश्वास कर रहे हो और वो अनरिलायबल है,
वो उसका कोई स्टोरी से लेना देना ही नहीं है, तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती वो चीजें, क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि क्या ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। तो ये तुम्हें पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं पेपर में। काफी हाईली रिपीटेड कंसेप्चुअल टॉपिक है, तुम्हें पता होने चाहिए कि किस किस टाइप की नरेशंस होती हैं, नरेटर रिलायबिलिटी क्या होती है, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स एंड द नॉवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लिटरेरी मूवमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से नॉवेल्स काफी डिफरेंट टाइप की लिखी गई हैं, तो तुम्हें ये सब पता होनी चाहिए। अगर हम देखें तो सबसे पहला था रोमांटिसिज्म, ठीक है, लेट 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी का। रोमांटिसिज्म की जितनी भी नॉवेल्स थी ना, उनमें काफी चीजें कॉमन थी। पहली बात इमोशन था उसमें, इमेजिनेशन थी, इंडिविजुअलिटी थी, और नेचर को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते थे वो लोग। रोमांटिक नॉवेल्स में कैरेक्टर्स का इनर इमोशनल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ये सब जो था रोमांटिसिज्म के टाइम की जो भी नॉवेल्स थी उसमें ये सब बताते थे, ठीक है। फिर आती थी रियलिज्म। रियलिज्म मिड 19th सेंचुरी में आई। ये बिल्कुल ऑपोजिट थी रोमांटिसिज्म का। यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइफ ज्यादा दिखाते थे, रियल स्ट्रगल, क्लास इश्यूज, सोसाइटी के हार्श रियलिटीज, इन सबको यहाँ पे रियलिज्म में दिखाया गया था। तभी इस टाइम एरा का नाम भी रियलिज्म है, रियलिटी को पोर्ट्रे करते थे ये लोग, ठीक है। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में आया मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म ट्रेडिशन को ब्रेक करता है, एक्सपेरिमेंट करता है टाइम, स्ट्रक्चर और कॉन्शियसनेस के साथ। यहाँ लाइफ का फ्रेगमेंटेशन और अनसर्टेनिटी, यानी कि लाइफ, डेथ, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब मॉडर्निज्म में दिखाया गया था। फिर आते हैं पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल कॉलोनियल रूल के इम्पैक्ट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जितनी भी वॉर्स वगैरह हुई थी उन पे बात करी गई थी, उसके बाद वॉर्स के इफेक्ट्स क्या हुए थे उस सब पे बात करी पोस्ट कॉलोनियल में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सबसे आया रीजनल रियलिज्म। यहाँ पे जो है नॉवेल्स जो है वो काफी पर्टिकुलर रीजन्स पे बेस्ड होती थी। लोकल कल्चर, डायलेक्ट, ट्रेडिशन, इन सबको जो है इन्वॉल्व करा गया था। अगर एक पाकिस्तान की नॉवल है तो उसमें उर्दू लिखी होगी, उसमें कंटेक्स्ट वगैरह जो होगा वो पाकिस्तान के बेसिस पे होगा। तो ये होता था रीजनल रियलिज्म, एक रीजन पे बेस्ड थी नॉवल, ठीक है। इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसे राइटिंग का, किसी भी एरा पे आ जाएगा, किसी भी दो एरा को कंपेयर करने के लिए आ जाएगा, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोशियो पॉलिटिकल थीम्स इन नॉवल। देखो नाम से पता लग रहा है, नॉवेल्स जो होती है ना जितनी भी, मोस्टली जो काफी इस टाइम की नॉवेल्स हैं वो काफी सोसाइटी को मिरर करती हैं, इसलिए राइटर्स अपने टाइम के सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। जो राइटर एक नया मॉडर्न टाइम का होगा वो मॉडर्न टाइम के इश्यूज को हाईलाइट करेगा, जो पुराने टाइम का होगा पुराने टाइम के इश्यूज को। अब अभी के टाइम, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो क्या क्या इश्यूज है जो फॉलो होते हैं। एक तो आ जाते हैं जेंडर इश्यूज, ठीक है। इसमें शो करते हैं कि वुमेन को क्या रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, उनका स्ट्रगल क्या था और वो कैसे अपनी जो है आइडेंटिटी फाइंड करती हैं, ठीक है। कास्ट एंड क्लास में आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इस सब पे बात करी गई है। कास्ट बेस्ड लिमिटेशंस की बात करी गई है। कॉलोनियलिज्म में काफी ज्यादा लाइफ की बात करी गई थी, कैसे हमारा कल्चरल लॉस हो गया था और कॉलोनीज बन गई थी, रूल कैसे करा गया था, ये सब। नेशनलिज्म में मोस्टली फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी जाती है, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन की बात करी जाती है, बिलोंगिंग की थीम्स की बात करी जाती है, और सोशल इनजस्टिस, ये काफी फेवरेट टॉपिक है नॉवेल्स का। इसमें जो है पावर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, इन सब की बात करी गई है। जो भी सोशल इनइक्वालिटीज हमें दिख रही होती है सोसाइटी में, उस सब पे बात करी गई है, ठीक है। अब मैंने आपको इस सब्जेक्ट के मोस्टली जो है मेन टॉपिक्स वगैरह सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लास्ट टाइम जो भी पीपीटी का लास्ट स्लाइड है इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। आप लोगों का पेपर कल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे मैनेज करनी है चीजें, ठीक है। देखो 5 लॉन्ग आंसर्स तो पक्का कर लो, आपको वो आएंगे ही आएंगे लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए। जो मैंने ऊपर बताई है चीजें उसी में से आएगा, लाइक ओरिजिन कैसे हुआ नॉवल का, फॉर्म कंटेंट का रिलेशनशिप बताओ, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, नरेशन की टेक्निक बताओ, लिटरेरी मूवमेंट्स, इन सब पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स में भी आपको प्लॉट टाइप्स आ जाएंगे, कैरेक्टर टाइप्स आ जाएंगे, सेटिंग क्या होती है, थीम्स क्या होती है, ये बहुत ईजी होते हैं। शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। टेक्सचुअल एग्जाम्पल देने के लिए आ सकता है कि आपको कुछ कोट्स कुछ नॉवेल्स में से पता होने चाहिए। अगर आप वो लिख दोगे एग्जाम में तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे पेपर में, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह को क्लियरली लिखना प्लीज। जो भी अपना पेपर करोगे उसको बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से करना। एक आंसर लिख रहे हो उसकी हेडिंग लिखो,
उसका लिखो कि पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम बॉडी की बात करेंगे, बॉडी में सब कुछ बताओ डीपली, एक कंक्लूजन दो आंसर को। जितना तुम अच्छा लिख कर आओगे आंसर, उतना ही तुम्हें बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अपना टाइम वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज करना, एलोकेट करना, 40 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे मत लगाना, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा फिर, ठीक है। और जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाए हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना। जैसे ही उसका क्वेश्चन दिखे तो पहले वही क्वेश्चन करना, दूसरे क्वेश्चंस पर मत जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कल मुझे पेपर वगैरह भेज देना अगर किसी का हो पाए पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।